राम राम और जय श्री कृष्ण। तो चलिए हम सेशन का शुरुआत करते हैं। तो ये बुक तो आपने देखा होगा, बिहार में जितने भी जो एग्जाम होते हैं इसमें क्या किया गया, क्वेश्चन का संग्रह किया गया है और हम उस क्वेश्चन का ऑपरेशन करने वाले हैं। हम बिल्कुल वैसा नहीं करेंगे कि लोग करते हैं, आया ऑप्शन को टिक मारा आगे बढ़ गया। वैसे करना रहता तो आप घर पे खुद भी कर सकते हैं, आपको वीडियो देखने से आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम आपको उस तरह से समझाएंगे कि एग्जाम में आपको किस तरह से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं या जो एग्जाम में और पूछे गए हैं हम वो आपको रिवीजन, एक तरह से आपको क्या होगा, फास्ट रिवीजन होते चलेगा। आप देखिएगा सेशन आपको काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, मेरा स्क्रीन नीचे है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था। अब देखिएगा, अब जैसे ही अकबर आया, ठीक है, तो अकबर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, अकबर के जो कार्यकाल था उसके बारे में जान लेते हैं। अब देखिएगा, अकबर की अगर बात करते हैं तो अकबर का पिता कौन थे, तो अकबर का पिता कौन था, तो यही हुमायूं था। पिता की बात करते हैं तो इसका पिता कौन था, तो ये हुमायूं था। अब हुमायूं के तो आप जानते हैं कि क्या हुआ था कि हुमायूं जो था ये 1539 ईस्वी में क्या होता है कि 1539 ईस्वी की अगर बात करते हैं तो ये किसका युद्ध हार जाता है, तो ये चौसा का युद्ध हार जाता है। ठीक है, किससे, तो शेर शाह सूरी से। ठीक है, फिर उसके बाद में 1540 ईस्वी में किसका युद्ध होता है, तो बोलिए कि कन्नौज का युद्ध होता है, जिसमें भी ये क्या हो जाता है, हार जाता है और अपना जो साम्राज्य था वो साम्राज्य खो देता है। फिर इसके बाद में दिल्ली सल्तनत पर कौन बैठता है, तो यही शेर शाह सूरी बैठता है। फिर उसके बाद 15 साल तक एक घुमक्कड़ की जिंदगी बिताता है और फिर उसके बाद में 1555 ईस्वी में क्या होता है कि ये फिर से क्या होता है कि दिल्ली की गद्दी इसे प्राप्त हो जाती है। किसे, तो यही हुमायूं को प्राप्त हो जाती है। लेकिन इसी के क्रम में क्या होता है कि ये जब 15 साल तक घुमक्कड़ की जिंदगी व्यतीत कर रहा था, ठीक है, तो 1542 के आसपास में क्या होता है कि एक पत्नी इनकी कौन है, तो 1541 में ही आप लेकर के चलिए कि 1541 ईस्वी में, इस सबका डेट बिल्कुल नहीं रटना है। कोई बच्चे होते हैं कि डेट से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, नहीं, अब इतना बार पढ़िएगा ना कि आपको डेट वैसे ही घूमने लगेगा। ठीक है, तो देखिएगा एक लड़की है, ठीक है, उस लड़की से विवाह करते हैं हमीदा बानो बेगम। ठीक है, हमीदा बानो बेगम। अब ये हमीदा बानो बेगम से क्या करता है, ये शादी करता है, कौन, हुमायूं। अब यही हमीदा बानो बेगम से एक बच्चा पैदा होता है 1543 ईस्वी, आप बोलिए। ठीक है, ये 1543 ईस्वी में बच्चा पैदा होता है, उसका नाम क्या होता है, तो इसी का नाम है अकबर। ठीक है, अब यही अकबर जो होता है आगे चल करके महान बनेगा। क्यों महान बनेगा, इसके कार्य, कोई भी व्यक्ति महान बनता है वो अपनी काबिलियत पे बनता है, उसका कार्य क्या था जीवन में, उससे महान बनते हैं। अब ये व्यक्ति कौन है, अकबर। इसका माता कौन है, तो हमीदा बानो बेगम। इसके पिता कौन है, तो यही कौन हो गया, हुमायूं हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 1542 से 43 जो भी कहिए, 1542 से 43 हम दोनों लिख देते हैं। ठीक है, ये जब जन्म होता है तो फिर इसके बाद में क्या होता है कि 1556 ईस्वी में, कब, 1556 ईस्वी में ये हुमायूं का मृत्यु हो जाता है। सीढ़ी से गिरने के क्रम में इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और जब मृत्यु हो जाता है तो अब तो राजा का गद्दी तो खाली हो गया। तो राजा का गद्दी खाली हो गया तो पहले तो जैसा तो लोकतंत्र तो था नहीं कि चुनाव होंगे, यानी राजा का बेटा उस टाइम ही राजा बनेगा। तो राजा का बेटा उस टाइम राजा बनेगा था। अभी मात्र कितने साल का अवस्था है इसके, अब सोच करके देखिए कि मात्र 12 से 13 साल का अवस्था बचा हुआ है, अभी सिर्फ 12 से 13 वर्ष का ये अवस्था है। अब यही अकबर क्या होता है कि यही मुगल की गद्दी पर क्या होता है, आसीन होता है, यानी मुगल का ताज किसके सर पर शोभने लगता है, अब अकबर के। तो ये अकबर, देखिए 1556 ईस्वी में क्या होता है, अकबर जो था उस समय कहां था, तो काला नौर में था। ये काला नौर कहां पड़ता है, तो ये पंजाब में पड़ता है। अब यही काला नौर में था। अब काला नौर में ही क्या होती है कि तत्पर में, यानी जल्दीबाजी में इसको क्या किया जाता है, ईंट का सिंहासन बनाया जाता है, ईंट का सिंहासन, और दोनों तरफ से ऐसे ऐसे सिंहासन बना दिया जाता है। और फिर इसके बाद में ये अकबर को यहाँ पे बैठता है और अकबर बैठने के क्रम में ही यहाँ पर राजा घोषित कर दिया जाता है कि मुगल साम्राज्य का राजा अकबर हुए। ठीक है, तो कहां पे ये अपना राज्याभिषेक कर रहा है, तो काला नौर में। कहां पड़ता है, तो पंजाब में। अगर बात करते हैं इसका जन्म कहां हुआ था, तो अमरकोट के महल, अमरकोट, ये अमरकोट कहां है, तो बिरसाल के महल में हुआ था, बिरसाल के महल में, बिरसाल के महल में। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमने यहां तक आपको जो कहानियां था अकबर के बारे में हम आपके सामने रख दिया। अब ये 1556 ईस्वी में क्या कर लेता है, ये क्या कर लेता है, अपना राज्याभिषेक कर लेता है अकबर। अब हम आगे बढ़ते हैं, ताकि विशेष काम तो अभी बाकी है ना, मेन काम तो अभी बाकी है, क्योंकि ये सब तो झलक था। ठीक है, मेन काम अभी क्या है वो दिखाते हैं आपको।
अब 1556 ईस्वी में, जैसे मैं आपको ये भी बताते चलते हैं कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें से मुगल साम्राज्य का क्या हुआ था, इसमें स्थापना हो चुका था। ठीक है, बात करते हैं 1556 ईस्वी की, तो ये 1556 ईस्वी में क्या होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। अब ये पानीपत का द्वितीय युद्ध जो होता है, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच होगा, तो एक तरफ कौन है, तो एक तरफ है अकबर और एक तरफ है हेमू। ये हेमू कौन था, तो ये हेमू जो था, ये विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था, विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। ठीक है, अब ये हेमू जो था, ये एक हिंदू था, लेकिन इसे वजीर के पद पर बनाया था कौन, यही अफगान लोग इसको वजीर का पद दे दिए थे। ठीक है, अब बताते हैं कि हेमू लगभग 22 युद्ध लड़ा था, लेकिन एक भी युद्ध ये हारा नहीं था। ये हेमू लगातार 22 युद्ध समझिए कि जीत चुका था। अब इसके सामने एक छोटा सा बच्चा है अकबर, लेकिन इसका जो था, इसका वजीर की अगर बात करते हैं तो इसका वजीर कौन था, तो इसका वजीर बैरम खां था, बैरम खां। ठीक है, ये बैरम खां इसे अपने संरक्षण में रखता था। ठीक है, छोटा बच्चा है, इसे क्या राजपाट तभी संभालने का तो उम्र है नहीं, तो कैसे ये काम करेगा, तो उसके बदले समझिए कि ये वजीर जो जिसको दिया बनाया गया था, यही बैरम खां, यही सब बैरम खां करता था। ठीक है, सिर्फ नाम अकबर का था। ठीक है, अब ये क्या होता है कि दोनों के बीच में 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें से लगभग ये क्या होता है कि दिल्ली के आसपास के जो एरिया है, ये दिल्ली के जो आसपास के एरिया है, ये सब कौन जीत लेता है, तो ये हेमू जीत लेता है। अब फिर उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे सामना होता है, हरियाणा में एक स्थान पड़ता है पानीपत। आज भी आप सुनते होंगे कि लोग पानीपत जाते हैं कमाने। ठीक है, तो ये हरियाणा में एक स्थान है पानीपत। अब यही पानीपत पे दोनों की सेना आमने सामने भिड़ंत होती है, और युद्ध का रुख हेमू के पक्ष में था। युद्ध जो था ना, हेमू के पक्ष में जा रहा था, लेकिन कहते ना है ऐन वक्त क्या होता है कि एक तीर न जाने किधर से आती है, और ये हेमू जो हाथी पर बैठा हुआ था, इसके आंख में एक तीर चुभ जाता है, और वही चुभता है जो आंख में तीर, फिर उसके बाद में गिर जाता है, और उस युद्ध का जो रुख था वो बिल्कुल बदल जाता है। अब ये युद्ध किसके पक्ष में चला जाता है, तो यही अकबर के पक्ष में चला जाता है, और वहां पे हेमू की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और हेमू वो युद्ध हार चुका है, अब उसको मार दिया गया है। ठीक है, तो ये अकबर जो था, पानीपत का द्वितीय युद्ध क्या होता है, यहाँ पे जीत जाता है। ठीक है, अब अकबर के काम है, जब हम काम बताते चलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अकबर का काम क्या क्या था जो। ठीक है, अब देखिएगा ये 1562 ईस्वी की अगर बात करते हैं, तो 1562 ईस्वी में क्या करता है कि हरमन दल से मुक्ति पा लेता है, हरमन दल से मुक्ति। अब ये हरमन दल क्या था, क्योंकि ये बच्चा छोटा था, तो ये बैरम खां था, बैरम खां देखे थे ना, और एक परिवार था, ये सब मिल करके 4 वर्ष तक ये क्या करता है कि ये शासन करता है, सिर्फ नाम इसका रहता है। ठीक है, अब ये 1562 ईस्वी में हरमन दल से क्या कर लेता है, मुक्ति कर लेता है। ठीक है, मुक्ति हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि 1562 ईस्वी में क्या होता है कि दास प्रथा का अंत कर देता है। ठीक है, अगर बात करते हैं तो 1563 ईस्वी में क्या करता है कि तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर देता है। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर को क्या कर लेता है, ये समाप्त कर लेता है। अगर बात करते हैं तो ये 1564 ईस्वी में क्या करता है, तो ये जजिया कर को हटा देता है। जजिया कर क्या था, तो जजिया कर एक तरह से कर ही था, तो वो गैर मुस्लिमों पर लगता था। जो व्यक्ति मुस्लिम नहीं होते थे ना, तो उस पर एक टैक्स लगता था, उसके क्या बोला जाता था, तो इसे जजिया कर बोला जाता था। तो 1564 ईस्वी में जजिया कर को क्या कर देता है, पूरी तरह से समाप्त कर देता है। यहां तक तो कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं तो ये 1571 ईस्वी में क्या करता है, तो फतेहपुर सीकरी का स्थापना करता है। किसका, फतेहपुर सीकरी का क्या करता है, ये स्थापना करता है, और अपनी राजधानी को आगरा से कहां कर लेता है, तो अपनी राजधानी जो था, यहाँ पे कैपिटल लिख देते हैं। ठीक है, ये कैपिटल को क्या करता है, तो ये कहां से, तो ये आगरा से कहां कर लेता है, आगरा से फतेहपुर सीकरी कर लेता है। यहां तक कोई दिक्कत है, तो फतेहपुर सीकरी कर लेता है। देखिएगा यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया, हम यहां तक आपके सामने लेकर के आ गए हैं। ठीक है, अब ये 1571 में फतेहपुर सीकरी को क्या करता है, यह स्थापना करता है, और उसी वर्ष में क्या करता है कि अपना राजधानी जो आगरा पहले से था, वो राजधानी कहां कर लेता है, ये फतेहपुर सीकरी कर लेता है। ठीक है, अब एक चीज और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो कि ये 1575 ईस्वी में क्या करता है कि इबादत खाना का स्थापना कर देता है, इबादत खाना। ठीक है, अभी इबादत खाना का स्थापना करता है। ये इबादत खाना था क्या, तो ये इबादत खाना था जो सभी धर्मों के लोग इसमें क्या होंगे, आएंगे, यानी धर्म के जो प्रमुख होंगे वो व्यक्ति आएंगे, उनका जो श्रेष्ठ बात होगा वो सुना जाएगा। अब ये इबादत खाने में सभी धर्मों के अनुमति मिलकर मिल जाती है, तो 1578 ईस्वी में इसमें लिख देते हैं कि सभी धर्मों की अनुमति। ठीक है, सभी धर्मों की अनुमति कब मिल जाती है, तो यही 1578 ईस्वी में मिल जाती है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब फिर 1579 ईस्वी की बात करते हैं, तो 1579 ईस्वी में अजहरनामा का स्थापना करता है। किसका? तो अजहरनामा का। ठीक है, और यही 1580 ईस्वी में जो सबसे ज्यादा प्रमुख है, ये इसको आप एक बार नहीं बहुत बार वीवीआई मान लीजिए। 1580 ईस्वी में क्या करता है कि दशहला पद्धति लाता है, दशहला पद्धति। ठीक है, ये दशहला पद्धति क्या था? ये दशहला पद्धति देखिए नाम से ही इसको डिफाइन कर सकते हैं आप। दशहला पद्धति क्या था कि 10 वर्ष में कितना उपज हुआ है, जो अन्न था उसका उपज हुआ है, उसका एक एवरेज निकाला जाता था और उसके हिसाब से कर बैठाया जाता था। तो ये से संबंधित कौन थे? तो इससे संबंधित जो व्यक्ति थे यही राजा टोडरमल थे। कौन थे? तो राजा टोडरमल थे। ये व्यक्ति यानी दशहला पद्धति लाने वाले कौन है? तो यही राजा टोडरमल लाने वाले व्यक्ति है, जिसे इसे टोडरमल पद्धति भी कहा जाता है। दशहला पद्धति को क्या बोला जाता है? टोडरमल पद्धति भी बोला जाता है। ये दशहला पद्धति क्या था कि 10 वर्ष में कितना अनाज उपजा है, ठीक है, और उसका एक एवरेज निकाला जाता था और उसी के हिसाब से क्या होता था? टैक्स लगाया जाता था। ये दशहला पद्धति। तो दशहला पद्धति कौन किसके शासनकाल में आता है? तो कहिए कि अकबर के शासनकाल में आता है। तो लाने वाला व्यक्ति कौन है जो ये सब बताया? तो ये है राजा टोडरमल। एक टोडरमल ही ऐसा क्या करता है कि ऐसा सुझाव देता है कि दशहला पद्धति ऐसा ऐसा काम करेगा। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा कि ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला गया था कि अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल कौन था? तो वो कौन था? तो वित्तीय सलाहकार ही होगा ना। देखिए जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, तो अब देखिएगा कि देखिएगा ये सेनापति तो था ही नहीं, ठीक है, दीवाने मामलों की न्यायिक अधिकारी ये भी नहीं था, वित्तीय सलाहकार, तो वित्तीय सलाहकार यानी वित्त जो फाइनेंस मिनिस्टर एक तरह से जो ये हमारे काम कर रहे हैं कौन? निर्मला सीतारमण। तो उसी तरह से ये कौन था? ये राजा टोडरमल था। अब समझ में आ गया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि सही कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित 4 संतों ने जन्म लिया था। यानी काल के अनुक्रम बताना है, तो कौन कौन सबसे पहले जन्म लेते हैं? देखिएगा कबीर की बात करते हैं, तो ये कबीर का जन्म कब होता है? ठीक है, फिर उसके बाद में कौन व्यक्ति है? तो फिर एक नानक है, गुरु नानक है। ठीक है, ये गुरु नानक है। ठीक है, फिर उसके बाद की अगर बात करते हैं तो फिर है एक ठो चैतन्य है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु है। ठीक है, और फिर अगर बात करते हैं तो एक ठो और व्यक्ति कौन है? तुलसीदास है। तो देखिएगा ये सबका जन्म पूछा गया है कि यानी क्रम में बसाना है, बस बताना है कि कैसे कैसे ये व्यक्ति कब आए, यानी सबसे पहले कौन थे, सबसे बाद में कौन आते हैं। तो देखिएगा सभी चीज तो याद नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करते हैं हम आपको याद करवाने का। देखिएगा अब गुरु नानक के बारे में हमने बताया था कि गांधी जी के जन्म से 400 साल पहले इनका जन्म हुआ था। तो गांधी जी का जन्म तो सबको याद है कि 1869 ईस्वी में होता है। तो 400 साल पहले यानी 1469 ईस्वी में किनका जन्म हो रहा है? तो यही गुरु नानक का जन्म हो रहा है। यहां तक तो कोई दिक्कत है? तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करते हैं कबीर की, तो कबीर का जन्म होता है 1398 ईस्वी में। कब होता है? तो 1398 ईस्वी में होता है। बात करता है तुलसीदास की कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो भारत 50-50 दोबारा विश्व कप कब जीता था? तो कहिए कि 2011 में जीता था। ठीक है, यानी 50-50 का जो मैच होता है 50-50 ओवर का, तो वो दोबारा वर्ल्ड कप कब जीतता है? तो 2011 में। तो इससे आप 500 साल पहले चल जाइए। ठीक है, 500 साल पहले जब आप जाइएगा तो यानी 1511, तो 1511 में किनका जन्म हो रहा है? तो यही तुलसीदास का। ठीक है, 1511 में किनका जन्म हो रहा है? तो यही तुलसीदास का जन्म होता है। अब ये बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु का जन्म। चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो होता है ये 1486 ईस्वी में होता है। कब? तो 1486 ईस्वी में होता है। हमने कोशिश किया आपको याद करवाने का। ठीक है, ऐसे एक दो बार आप और देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो क्रम में सजाना है तो आप खुद भी सजा सकते हैं कि क्रम में क्या होगा। जो सबसे पहले कौन व्यक्ति आ जाएंगे तो आप देख लीजिएगा कि सबसे पहले किनका जन्म हो रहा है। तो बोलिए कबीर का जन्म हो रहा है, फिर उनके बाद किनका जन्म हो रहा है? तो यही गुरु नानक का, फिर उसके बाद में इनका, यानी ये क्रम में ही बिल्कुल आपको ये बताया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं। अगर बात हम कुछ बताना और चाहते हैं तो ये कबीर के गुरु कौन थे? ठीक है, तो कबीर के गुरु की अगर बात करते हैं तो कबीर के गुरु कौन थे? तो कहिए कि रामानंद इनका गुरु थे। इनका गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। ठीक है, इनका गुरु की अगर बात करते हैं तो इनका गुरु कौन था? तो इनका गुरु था रामानंद। ये पूछता है काफी ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, अगर बात करते हैं कि इनका पुस्तक कौन कौन है, सो देख लीजिएगा। इनका पुस्तक की बात करते हैं तो इनका पुस्तक भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं इनका पुस्तक, तो इनका पुस्तक एक है सखी। ठीक है, फिर उसके बाद में शबद। ठीक है, फिर उसके बाद में मंगल, फिर उसके बाद में रेखताल। ठीक है, ये सभी जो पुस्तक आप देख रहे हैं ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये सभी पुस्तक जो लिखा गया है यही कबीर के द्वारा लिखा गया है।
समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो समझ में तो आ ही रहा होगा, आपको फास्ट रिवीजन भी हो रहा होगा, तो इसे हम अब मिटा देते हैं। आगे आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा कि शेर शाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। वह विशेष रूप से अपने में यानी किसके लिए जाना जाता था, ठीक है। क्वेश्चन में तो आप पढ़ा ही होगा। अब देखिएगा पहले शेर शाह की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये शेर शाह जो था, ये शेर शाह की पहले हम बात कर लेते हैं। इसका जो जन्म हुआ था, जन्म के बारे में तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, जन्म जो अलग अलग किताब में अलग अलग शब्द देता है, ठीक है। तो ये इसका बचपन की नाम बोलते हैं, तो बचपन की नाम की अगर बात करते हैं तो इसका जन्म नाम, इसका बचपन का नाम क्या था, तो इसका बचपन का नाम था फरीद था, ठीक है। अब ये फरीद था, ये पढ़ा लिखा कहां से था, तो ये जौनपुर से पढ़ा था, ये जौनपुर से पढ़ा था। ये जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, तो पूर्व का सिराज के नाम से किसे जाना जाता है, तो कहिए कि ये जौनपुर को जाना जाता है। उस समय जो जौनपुर जो था ना, काफी मतलब कि पढ़ाई लिखाई में सबसे ज्यादा अच्छा स्थान रखे हुए था, ठीक है। अब ये व्यक्ति जो था, ये शेर शाह सूरी, ये जौनपुर में जाकर के पढ़ा लिखा था और काफी अच्छा ज्यादा पढ़ा लिखा था, ठीक है। तो इनके पिताजी जो थे, इनके पिताजी दो गो विवाह किए थे, दो ही गो विवाह किए थे, ठीक है। तो जो इनको नईकी मम्मी थी ना, ये नईकी मम्मी इनको नहीं मानती थी, ठीक है। नईकी मम्मी से ये हर बार बार झगड़ा होते रहता था, ठीक है। तो अब इसी गुस्सा क्रम में ये निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है, कि अब हम तोरा ही ना रहो, हम जाती हो घर छोड़ करके। अब ये व्यक्ति घर से छोड़ करके निकल जाते हैं, और जब घर से छोड़ करके निकल जाते हैं तो एक व्यक्ति है बहार खां नुहानी, ठीक है। ये बहार खां नुहानी, ये बहार खां नुहानी उस समय बिहार के एक छोटे से प्रांत पर क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। अब ये बहार खां नुहानी के पास में चला जाता है शेर शाह सूरी की, हमको नौकरी चाहिए, दोगे, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ा लिखा व्यक्ति हैं, आप हमें नौकरी पर रखोगे, तो बोला कि ठीक है, रख लेते हैं। तो इसको नौकरी पर रख लेता है, और इनका जो था, इनको एक संरक्षण, बेटा के संरक्षण के रूप में रखा जाता है, ठीक है। फिर ये व्यक्ति जो थे, ये व्यक्ति जो जंगल में जा रहे थे, तो संरक्षक के रूप में ही थे। जब संरक्षक के रूप में थे, तो जब एक शेर हमला करता है, और उस शेर को क्या कर देते हैं, ये शेर शाह सूरी एक ही झटके में तलवार से काट देता है, दो बार, ठीक है, एक ही झटके में ऐसा झटका काट देता है। तो उसके बाद में यही बहार खां नुहानी ने इसे शेर खां की उपाधि देता है। कौन सा उपाधि देता है, तो शेर खां की उपाधि देता है। समझ में आ गया कि शेर खां की उपाधि कैसे पड़ता है। अब ये बहार खां नुहानी की कुछ समय के बाद में मृत्यु हो जाती है, और जब कुछ समय के बाद में मृत्यु हो जाती है, तो इनकी पत्नी कौन थी, तो दुद्दू बेगम, ठीक है, दुद्दू बेगम। अब ये दुद्दू बेगम तो विधवा हो गई, अब ये दुद्दू बेगम से विवाह कर लेता है, कौन, तो ये शेर शाह सूरी, ठीक है। अब दुद्दू बेगम से क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। तो वसीयत में इसे कितना बड़ा साम्राज्य मिल चुका है। एक आम घर का इंसान, ठीक है, एक आम घर का इंसान, देखिए कि अब एक दुद्दू बेगम से विवाह कर लेता है, तो इस जो छोटे से प्रांत का ये शासक था, तो अब इसका मालिक कौन हो चुका है, तो शेर शाह सूरी हो चुका है। अब शेर शाह सूरी हो चुका, तो समझ रहे हैं ना कि अब स्थितियां इसको पहले से क्या हो चुकी है, सुदृढ़ हो चुकी है, ठीक है। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा और मिलाते चलते हैं, ठीक है। अब एक युद्ध होता है 1539 ईस्वी में। तो 1539 ईस्वी में किसका युद्ध होता है, तो बोलिए कि चौसा का युद्ध होता है। तो चौसा का युद्ध में किसका हार हो जाता है, तो चौसा का युद्ध में हार जो होता है, ये हार पहले आप बताते हैं किसके किसके बीच होता है। सो एक तरफ कौन है, तो शेर शाह है, ठीक है, शेर शाह सूरी है। और फिर दूसरी तरफ कौन है, तो दूसरी तरफ है कौन, यही हुमायूं है। तो हुमायूं की इसमें क्या हो जाती है, हार हो जाती है। फिर उसके बाद में अगले साल में क्या होता है कि 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध होता है, ठीक है, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम। तो ये युद्ध में भी क्या होता है कि ये हुमायूं हार जाता है, और जीतता कौन है, तो शेर शाह सूरी ही जीतता है। अब देखिएगा जब 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध जब जीत जाता है, तो उसके बाद में ये दिल्ली की सत्ता पर काबिज होता है। और फिर ये 1545 ईस्वी की बात बोलते हैं, कब, 1545 ईस्वी में एक कालिंजर एक दुर्ग है, ठीक है, कालिंजर, ये कालिंजर दुर्ग पर, नीचे लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से लगे, ठीक है, क्या है, कालिंजर है, ठीक है। अब ये कालिंजर दुर्ग पर क्या करता है, ये आक्रमण कर देता है। अब जब आक्रमण करता है, तो ये भी पूछा जाता है कि जब शेर शाह सूरी जो था कालिंजर दुर्ग पर आक्रमण किया था, तो उस समय वहां का राजा कौन था, तो ये राजा यहाँ का जाकर बात करते हैं, तो यहाँ का राजा कौन था, तो कीरत सिंह था। कौन था, तो कीरत सिंह था। अब ये जब कालिंजर दुर्ग पर हमला करता है, तो उक्का नामक एक अग्नेय शास्त्र चलाने के क्रम में क्या होता है कि वो जो अग्नेय शास्त्र रिटर्न हो जाता है, और इसी के जो अब बना हुआ था, जो किसको क्या बोलते हैं, जो जो जहां पे अब सैनिक सब वगैरह बैठे हुए हैं, तो जहां से अब गोला छोड़ रहा है, उसी शिविर में ये क्या होता है कि उक्का नामक जो अग्नेय शास्त्र है वो लौट के चला आता है, और फटना चाहिए था वहां, फट जाता है यहाँ। अब वहां पे फट जाता है, तो इसी में क्या होता है कि ये व्यक्ति झुलस जाता है, और झुलस जाता है, लेकिन कबहू
अभी तक ये मारा नहीं है, जब तक ये क्या होता है कि ये व्यक्ति जीतता नहीं है, तो फिर ये घायल हो जाता है, और घायल की अवस्था में उसके बाद में इसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, और ले जाया जाता, आंख फाड़े हुए इंतजार कर रहा है। फिर उसके बाद में क्या होता है, इसे सूचना दिया जाता है कि राजा है तो राजा को तो सूचना दिया जाएगा। फिर उसके बाद में इसे कहा जाता है कि हम कलिंजर दुर्ग को फतह कर चुके हैं, ठीक है, तो खुशी मनाता है। फिर उसके बाद में कहता है कि अब हम जाए छियो। तो अब ये शेरशाह सूरी कहता है कि अब हम जाए छियो, तब लोग सैनिक तो पूछेंगे ना कहाँ जाए छियो, तो कि ऊपरे जाए छियो। तो अब वही कलिंजर दुर्ग के आक्रमण के समय में क्या होता है कि ये शेरशाह सूरी का मृत्यु हो चुका होता है। यहां तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? तो अब इसके काम के बारे में देखते हैं कि इसका कार्य सबसे ज्यादा प्रमुख, क्योंकि हमको कार्य पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका कार्य के बारे में हम देख लेते हैं कि इसका कार्य क्या क्या किया था, ठीक है। अगर बात करते हैं तो देखिएगा थोड़ा सा, देखिए इसका कार्य के बारे में बात बोलते हैं तो देखिएगा कौन कौन सा कार्य किया था। देखिएगा ये भू राजस्व के लिए बहुत अच्छा सा काम किया था, ठीक है, भू राजस्व के लिए किया था। फिर उसके बाद में प्रशासनिक सुधार किया था। देखिए सुधार लिख लेते हैं पट्टी कि सुधार क्या क्या किया था, ठीक है। सुधार इस तरफ लिखा गया है, प्रशासनिक सुधार, ठीक है, प्रशासनिक सुधार ये किया था। अगर बात करते हैं तो ये क्या किया था, सैनिक सुधार भी किया था, ठीक है, सैनिक सुधार किया था। आप भू राजस्व तो बताइए दिया, अब देखिएगा अब हम यहाँ पे आपको सब बताते चलते हैं। देखिएगा प्रशासनिक सुधार में तो किया ही किया। भू राजस्व में क्या किया था कि भू राजस्व में किया था पट्टा एवं काबूलियत प्रथा चलाया था, पट्टा एवं काबूलियत प्रथा। देखिएगा पट्टा के बारे में आप अभी भी जानते होंगे। पट्टा क्या होता है कि जैसे में कोई व्यक्ति अगर खेती नहीं करना चाहता है तो इसको इतना रुपया में हम क्या देते हैं, उसको दे देते हैं, और वो 1 साल 2 साल के लिए हम देते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, पट्टा। और कबूलियत क्या होता था कि हमने दिया है तो कबूलनामा एक दस्तखत होता है, स्टाम्प पेपर के जैसा होता है, हम उस पर क्या कर लिए, मुहर वगैरह साइन वगैरह मरवा लिए, यही होता है पट्टा एवं कबूलियत। समझ में आ गया? तो पट्टा एवं कबूलियत प्रथा किसने चलाया था, तो यही कौन, तो शेरशाह सूरी चला रहा है, ठीक है। अगर बात करते हैं तो फिर उसके बाद में क्या करता है कि जो पहले से जो पुराने घिसे पीटे जो सिक्के थे उस सबको हटा देता है कि हटा, इसमें से कोई फायदा होना ज्यादा नहीं है। यानी पुराने सिक्के जो पहले से चले आ रहे थे वो सब सिक्के को हटा देता है, और हटाने के क्रम में क्या करता है कि चांदी का रुपया, उग नहीं रहा भाई, 1 मिनट थोड़ा सा, चांदी का क्या, चांदी का रुपया, ठीक है। तो चांदी का रुपया कितने ग्रेन का, तो 180 ग्रेन का, ठीक है, ये पूछता है। और फिर उसके बाद में तांबे का टंका, तांबे का टंका, तो ये तांबे का टंका कितने ग्रेन का, तो 380 ग्रेन का, ठीक है। ये क्या कौन करता है, ये जारी करता है कौन, तो ये जारी करता है शेरशाह सूरी जारी करता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ में आ गया। और भी काम है जो, फिर उसके बाद में अगर बताते चलते हैं कि जो ये यहां से आप देखें, जैसे में इंडिया ये है, हमने एक रफ मैप लिया इंडिया का, तो यही सोनागाछी जो है, ये सोनागाछी कहां पड़ता है, तो ये सोनागाछी पड़ता है वेस्ट बंगाल में, यानी कोलकाता में पड़ता है। अब ये कोलकाता से यही यहां तक ये पाकिस्तान तक जाता था उत्तरापथ, यानी जो अशोक द्वारा बनाया गया था उत्तरापथ। अब ये उत्तरापथ का क्या करवाता है, मरम्मत करवाता है, जिसको डलहौजी के द्वारा क्या बोला जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी जीटी रोड के बारे में आप सुने होंगे। तो जो जीटी रोड का मरम्मत किसने करवाता है, तो यही, ये कौन करवा रहा है, तो यही करवा रहा है, शेरशाह सूरी करवा रहा है, जिसको आज जीटी रोड के जो NH1 नेशनल हाईवे 1, ठीक है, और नेशनल हाईवे 2 के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा यह भी जाता है कि नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो जीटी रोड, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोलते हैं। तो पहले अशोक के समय में इसे किस नाम से जाना जाता था, तो उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। तो इसको जीटी रोड किसने नाम रखा, तो यही डलहौजी ने नाम रखा, ठीक है, डलहौजी। देखिएगा यहां तक हमने आपके सामने पूरी सी कुंडली को खंगाल करके रख दिया, ठीक है। तो देखिएगा छोटे से आपको वीडियो में आपको इतना सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। नहीं यकीन नहीं होता है तो आप और भी जो चैनल है, हाँ भलूक हम मान रहे हैं कि मेरा चैनल अभी छोटा है, तो आपको लगा कि अरे यार क्या, लेकिन आप ये यकीन कीजिएगा, आप दूसरों से मिला करके देखिएगा कि क्या सच में इतना सारा कंटेंट दिया जाता है या एक तरीके से बताया जा रहा है, हमको समझ में आना चाहिए। ये भी होता है ना कि दिया तो जा रहा है, आते हैं एक पीडीएफ पे ऐसे हुआ भाई, ऐसे हुआ भाई, देखिएगा वो पीडीएफ में सिर्फ पीडीएफ में ही रह जाता है, आपके दिमाग में कितना ज्यादा छप रहा है डिपेंड उस पर करता है, ठीक है। तो पढ़िए ऐसे कि आपके दिमाग में छपे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने आया फॉर्मेटिंग निभा दिया, पीडीएफ पे घेरा लगा दिया भैया। तो वैसे तो घर पे आप खुद ही घेरा लगा सकते हैं, पीडीएफ पे घेरा लगाने का कोई मकसद नहीं रह जाता है, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसे मिटा देते हैं।
जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? भू राजस्व प्रणाली, यानी भू राजस्व प्रणाली का भी सुधार किया कि नहीं किया? देखिए क्रय विक्रय नियंत्रण प्रणाली ये तो नहीं किया था, भूमि राजस्व का वाले तो किया था, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा तो लागू किया ही था, मनसबदारी प्रथा तो खैर अकबर के समय में अभी हमने बताया था। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया गया है क्या? अगला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि बुलंद दरवाजा जो अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है? देखिएगा बुलंद दरवाजा की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बुलंद दरवाजा तो ये भारत का अभी सबसे लंबा दरवाजा अभी भी है बुलंद दरवाजा, ठीक है, सबसे लंबा दरवाजा की बात करते हैं तो ये अभी भी है बुलंद दरवाजा। तो ये किसके उपलक्ष्य में इसको बनाया गया था? तो ये बात जो बनाया गया था ना, जब गुजरात विजय किया था कौन, तो गुजरात विजय कौन करेगा? तो अकबर किया था। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसे क्या किया गया था? उपलक्ष्य में इसे बनाया गया था। समझ में आ गया? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। तो ये तो आपको खैर पता ही होगा, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि बीबी का मकबरा, ठीक है, ये मकबरा है जो किसका है, ठीक है। तो पहले आप देखिएगा कि ये बीबी का मकबरा के बारे में जानते हैं। ये बीबी का मकबरा, ये बीबी का मकबरा है कहां? तो ये है कहां? तो ये है, इसका स्थान की अगर बात करते हैं तो ये औरंगाबाद में है, ये औरंगाबाद में है। अब ये औरंगाबाद में है तो बीबी का मकबरा किसका है? तो दिलरास बानो बेगम का है, दिलरास बानो बेगम। ये दिलरास बानो बेगम कौन थे? ये दिलरास बानो बेगम यही औरंगजेब की पत्नी थी जो दिल में रस गई थी। किसका? औरंगजेब का। औरंगजेब के दिल में रस गई थी कौन? यही दिलरास बानो बेगम। और इसी का मकबरा बनाया गया है कहां? और औरंगाबाद में, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कि इसके बनवाया कौन था, तो यही बनवाया था। तो इसके शहजादे कौन थे? तो अहमद शाह, ठीक है। ये अहमद शाह तो खैर अहमद शाह, ये अहमद शाह द्वारा क्या किया गया था? बनवाया गया था। तो खैर ये तो नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, किसके कौन बनवाया था सो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित प्रदेशों राज्यों में से जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं के बाहर था। अब देखिएगा जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देखिएगा ये क्वेश्चन ना थोड़े से जो डीप लेवल के बच्चे पढ़े हुए हैं ना उन्हीं से बनेगा। रट्टू तोता सा बिल्कुल नहीं बनने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना थोड़े दमखम इसमें अपना दिखाता है। थोड़ा सा आप भेजा लगाइएगा तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा, वरना ऐसे बिल्कुल नहीं बनेगा। रट्टू वाले तोते मौसे तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उनको लगेगा यार क्या पूछ दिया इतना भारी। तो देखिएगा आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। अब देखिएगा हम बताते हैं कि अब एक हम जैसे में बताते चलते हैं हिस्ट्री। देखिएगा ये 1347 ईस्वी की अगर हम बात करते हैं, कब की? 1347 ईस्वी में, ठीक है। तो बहमनी साम्राज्य का क्या होता है? स्थापना होता है, ठीक है, बहमनी साम्राज्य का स्थापना होता है। यह बहमनी साम्राज्य जो है ये देखिएगा अब ये दक्षिण भारत में है, ठीक है, यहीं पे है ये बहमनी साम्राज्य, यहाँ पे विजयनगर है, ठीक है। अब ये विजयनगर, ये बहमनी साम्राज्य जो है जो उत्तर और दक्षिण, अब उत्तर भारत में भी कौन है? देखिएगा 1347 चल रहा है, तो यानी उत्तर भारत में भी सल्तनत काल चल रहा है। 1347 चल रहा है तो यानी उत्तर भारत में भी सल्तनत काल चल रहा है। यानी कौन? मोहम्मद बिन तुगलक का भी शासन है। देखिएगा क्वेश्चन को एकदम समझिएगा, हम जैसे बता रहे हैं, यानी उत्तर भारत में भी किसका शासन चल रहा है? तो 1347 अभी हमने बताया नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा है। तो क्वेश्चन ये भी बन जाएंगे आपको कि ये बहमनी साम्राज्य किस सल्तनत के काल टूट चुका था? तो किस सल्तनत के काल टूट चुका है? तो 1347 ईस्वी में कौन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक है। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ये मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करते हैं तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को आप जानते हैं ना कि ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था। अब बाकी इसके बारे में हमने बताया भी है, लेकिन हमें टॉपिक से भटकना नहीं है। अब ये बहमनी साम्राज्य का स्थापना कौन करता है? तो अलाउद्दीन बहमद शाह, ठीक है, अलाउद्दीन, इसको स्थापना लिख देते हैं, ठीक है। स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसका स्थापना कौन करता है? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमद शाह, बहमन शाह, जिसको एक और हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। हसन गंगू के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। अलाउद्दीन हसन बहमद शाह ने किसका स्थापना करता है? तो यही बहमनी साम्राज्य का क्या कर देता है? स्थापना करता है, ठीक है। ये बात करते हैं तो ये 1490 ईस्वी की अगर बात करते हैं तो इधर लिखते हैं, ठीक है। 1490 ईस्वी की अगर बात करते हैं तो ये 1490 ईस्वी में ये कई जो
जो वंश है उस वंश में टूट जाता है। ठीक है, एक वंश जो है ये अहमदनगर के निजाम शाही वंश में टूट जाता है। निजाम शाही वंश में क्या होता है, ये टूट जाता है। ठीक है, ये कब, 1490 ईस्वी में। जिसकी स्थापना कौन करते हैं, निजाम शाही। तो पूछा जाएगा ये कि निजाम शाही वंश का स्थापना कौन किया था, तो निजाम शाही वंश का स्थापना कौन कर रहा है, तो यही मलिक अहमद। ठीक है, कौन करता है, तो यही मलिक अहमद, ये नाम का एक व्यक्ति है, वो स्थापना करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में अब जानते हैं ये बीजापुर है। ठीक है, ये बीजापुर, अब ये बीजापुर का स्थापना कब होता है, तो यही 1490 ईस्वी के आसपास में होता है। डेट देखिएगा, डेट आप फिक्स डेट बिल्कुल नहीं, कुछ वैसे होते हैं जो आपको फिक्स रखना पड़ेगा। अब ये बीजापुर का स्थापना कौन करता है, तो यही यूसुफ अली, यहां पे लिख देते हैं। बीजापुर की स्थापना कौन करता है, तो मोहम्मद यूसुफ अली। ठीक है, मोहम्मद यूसुफ अली। अब ये मोहम्मद यूसुफ अली क्या करते हैं कि ये बीजापुर का स्थापना करते हैं। तो 1490 ईस्वी की बात हम बता रहे हैं। ठीक है, और इसी में एक राजा हुए, मोहम्मद यूसुफ अली के बाद में एक राजा बनते हैं इब्राहिम अली। ठीक है, इब्राहिम अली, इब्राहिम 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 अली। ये इब्राहिम अली जो थे, ये इब्राहिम अली काफी बढ़िया ये राजा था। इसके बारे में अगर बताना हम चाहते हैं तो इसे जानते हैं, इसे निर्धनों का मित्र कहा जाता है। तो निर्धनों का मित्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो यही इब्राहिम अली को जाना जाता है। ठीक है, इब्राहिम अली को क्या बोला जाता है, निर्धनों का मित्र जाना जाता है। किताब ए रस के ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये इनका एक पुस्तक था किताब ए रस, किताब ए रस। तो पूछेगा किताब ए रस पुस्तक के लेखक कौन है, तो यही इब्राहिम अली है। ठीक है, फिर अगर एक और बात करते हैं तो एक और वंश कौन बना था, तो यही बना था कौन, तो यही बनता है एक ठो है कौन सा बनेगा, कुतुब शाही वंश, कुतुब शाही वंश। तो ये कुतुब शाही वंश का स्थापना कौन करता है, तो यही इसका स्थापना करता है कुली कुतुब शाह। ये कुली कुतुब शाह ये किसका क्या करता है, स्थापना करता है। अब यही कुली कुतुब शाह जो है ये हैदराबाद का क्या करता है, ये स्थापना करता है, हैदराबाद का स्थापना करता है। और ये हैदराबाद में जो आप चार मीनार के बारे में जानते हैं नहीं, तो चार मीनार का स्थापना यही कुल्लू कुतुब शाह कर रहा है। कौन, कुली कुतुब शाह कर रहा है। कब, तो ये 1591 ईस्वी में यही हैदराबाद का स्थापना कर रहा है। अब आप खुद देखिए कि अब यहाँ पे अकबर कब से कब तक है, तो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक ये बैठा हुआ है, देख रहे हैं। यानी 1500 से अब ये सब वंश, बीजापुर को देखिएगा 1490 के आसपास का है। अब ये अभी तक आजाद नहीं हुआ है। अगर बात करते हैं ये निजाम शाही वंश को, तो ये निजाम शाही वंश को 1633 ईस्वी में ये शाहजहां जो है, ये शाहजहां मुगल साम्राज्य में क्या कर लेता है, मुगल साम्राज्य में शाहजहां मिला लेता है। ठीक है, किसको, ये इसको, निजाम शाही वंश को। ठीक है, अगर बात करते हैं ये कुतुब शाही वंश को, ठीक है, तो कुतुब शाही वंश को एगो है कुतुब शाही वंश की अगर बात करते हैं तो 1687 ईस्वी में ये क्या करता है कि ये औरंगजेब जो है ये मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। और बाकी तो अभी ऐसे फिर है, तो खुद देखिए कि ये जो मिलाने का काम कर रहा है कौन, यानी शाहजहां से स्टार्ट होता है, तो उससे पहले जहांगीर है, फिर एक बाद अकबर है। देख रहे हैं क्वेश्चन ये टफ कहां से घूम रहा है, सो तो समझ में आ गया। जब तक डिटेल नॉलेज नहीं होगा तब तक यहां तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाइएगा। ठीक है, तो ये अकबर के जो शासनकाल में जो कहां कौन बाहर है, तो खुद देखिए कि बीजापुर बाहर है। ठीक है, बाकी सब तो अकबर के शासनकाल में था ही। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के हैं, काफी ज्यादा पढ़िएगा तब बनेंगे। ठीक है, तो आंसर समझ में आ गया होगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अब देखिएगा कि भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे को ले गया था। अब देखिएगा ये मयूर सिंहासन जो था वो हम आपको बारे में अब बताते हैं कि मयूर सिंहासन जो था ये शाहजहां ने क्या किया था, ये गढ़वाया था। शाहजहां ने ये इसलिए गढ़वाया था कि जो राज सिंहासन था उस पर अपना बैठता था, और एकदम अच्छा खासा खूबसूरत राज सिंहासन बनवाया था ये शाहजहां। ठीक है, और उसी के बाद से ये सब राजा उस पर बैठते थे, ये शाहजहां के द्वारा जो बनवाया गया था। अब हमें कहानियां वो नहीं चलना है, हमें जो कहानियां पूछा गया कि यही जो राज सिंहासन था वो कौन सा ऐसा शासक था, लुटेरा था जो लेकर के चला गया था। तो बस ध्यान बनाए हुए रखिएगा। ठीक है, निगाहें एकदम बोर्ड पे रहनी चाहिए, इधर उधर नहीं, पलक झपकते ही टिपिया गायब हो जाता है। अब देखिएगा 1707 ईस्वी में किसका मृत्यु हो चुका था, तो बोलिए कि औरंगजेब का मृत्यु हो चुका है। अब जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु होता है तो उसके बाद में मुगल साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो जाता है, यानी तीव्र गति से मुगल का साम्राज्य का पतन होना चालू हो जाता है।
तो जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु होता है तो फिर उसके बाद में शासक कौन बनता है, तो बोलिए कि ये बहादुर शाह बनता है। देखिएगा, ये बहादुर शाह बनता है, यानी 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक बनता है। अब ये बहादुर शाह को साहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा कि साहे बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है, तो साहे ए बेखबर, बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है, तो बोलिए कि बहादुर शाह को जाना जाता है। फिर उसके बाद में कौन बनता है, तो जहांदार शाह। ये जहांदार शाह क्या करता है, शासक बनता है। तो कब से कब तक, तो 1712 से लेकर के 1713 ईस्वी तक बनता है। ठीक है। फिर जहांदार शाह के बाद में कौन बनता है, तो जहांदार शाह के बाद में बनता है फर्रुखसियर। ठीक है, फर्रुखसियर, फर्रुखसियर क्या बनता है, ये फर्रुखसियर क्या बनता है, फिर उसके बाद में शासक बनता है। तो कब, तो ये 1713 ईस्वी से लेकर के 1719 ईस्वी तक ये शासक बनता है। अगर बात करते हैं तो ये जहांदार शाह को लंपट मूर्ख बोला जाता है, लंपट मूर्ख। ये लंपट मूर्ख इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक वेश्या थी लाल कुंवर। अब ये लाल कुंवर से बहुत ज्यादा इश्क मोहब्बत प्यार की बातें किया करता था। ये कौन, तो यही जहांदार शाह। अब ये जहांदार शाह को लोग लंपट मूर्ख बोलते थे। ठीक है, समझ ही गया कि क्यों, क्योंकि एक वेश्या थी लाल कुंवर, उससे इश्क मोहब्बत प्यार की बातें कौन करता था, तो यही जहांदार शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये फर्रुखसियर जो था, ये फर्रुखसियर को क्या बोला जाता है, तो बोले कि घृणित कायर। तो घृणित कायर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये फर्रुखसियर को जाना जाता है। फिर उसके बाद में एक और व्यक्ति आते हैं, कौन, यही रोशन अख्तर। ठीक है, रोशन अख्तर। ये रोशन अख्तर की बात बोलते हैं तो इसे बोला जाता है रंगीला बादशाह। ये रंगीला बादशाह। तो पूछेगा कि रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है, तो यही रोशन अख्तर को। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, ये इसको रंगीला क्यों कहा जाता है, रंगीला कहने के पीछे रीजन क्या है ना, कि ये लड़की में ज्यादा इंटरेस्ट लेता था। इसे राजपाट करने में ज्यादा मजा नहीं आता था। ठीक है, इसे इंटरेस्ट आता था सिर्फ और सिर्फ लड़कियां में, युद्ध में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था, पशु पक्षी में इसको इंटरेस्ट काफी ज्यादा आता था। तो इसीलिए इसे रंगीला बादशाह किया जाता था। एकदम आराम से, जानते हैं क्या करता था, एकदम 4 गो 8-10 गो लड़कियां को बुलाया, जो बेश्या थी, उसको एकदम नचवा रहा है, मगन में एकदम बैठे हुए, पूरा ताल धुन से चल रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि कैसा इसका राजपाट चलेगा। समझ रहे हैं ना कि इसका राजपाट कैसा चल सकता है। सो ठीक है, तो उसी के क्रम में, क्योंकि एक तो एकदम मगन है, एकदम नाच गान में मगन है, एकदम बाजा एकदम बजा रहा है, और उसी के दरमियान में क्या होता है कि 1739 ईस्वी में, कौन, 1739 ईस्वी में ये नादिर शाह क्या कर देता है, हमला कर देता है। इसको पता था कि ये जो है ना, ये कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये मजा मारते रहता है, सिर्फ और सिर्फ नाच गान में व्यस्त रहता है, और यही मौका है, अच्छा से हमला कर देते हैं इसको। यही नादिर शाह 1739 ईस्वी में क्या कर देता है, हमला कर देता है, और करोड़ों रुपया, तख्ते ताउस, जो स्वराज सिंहासन, ये सब का सब लेकर के क्या कर जाता है, चला जाता है। तो समझ में आ गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, अब देखिएगा। तो आंसर आपको दिखाई पड़ा होगा कि प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे को कौन लेके गया था, तो वही नादिर शाह। कौन लेके गया था, तो नादिर शाह। समझ में आ गया पूरी तरह से। देखिएगा, हम बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं, ताकि एक क्वेश्चन से आपको रिवीजन बहुत जल्दी हो रहे होंगे। ठीक है ना, आप पकड़ पाएंगे, अच्छा ऐसे सुना हुआ तो है, ऐसे ही आपको याद रहेंगे। आप सोचेंगे कि हम एक बार पढ़ लिया हो गया, भैया वैसे बिल्कुल नहीं होना जाना है। कितने महारत आए, दुर्रम खा आए कि हम 15 दिन में हम पढ़ के फाड़ देंगे, फट तो खुद ही जाते हैं। ठीक है, तो आहिस्ते आहिस्ते पढ़िए, एकदम होगा। ठीक है, तो यहीं तक वीडियो रखते हैं। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा हमें सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, आप समझ ही रहे होंगे खुद भी, क्योंकि समझदार तो आप हैं ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और हाँ, अपनों का ख्याल जरूर रखिएगा, और अपने जन्म दिवस पर एक पेड़ जरूर लगाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।